हेलो स्टूडेंट्स। आर के विज्ञान पीजी कॉलेज कालवाड़ जयपुर में संचालित हो रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सिद्धार्थ शर्मा आज आपको एनिमल डाइवर्सिटी के टेक्सोनोमी टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। टेक्सोनोमी वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, नामकरण एवं उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी के जनक, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, एशियन टेक्सोनोमी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु 384 से 322 बीसी पे एक दार्शनिक हुआ करते थे। दार्शनिक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम, जिनका हम अध्ययन करते हैं, उन्होंने सर्वप्रथम जीवों को वर्गीकरण किया और उनको अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करके एक सिस्टम तैयार किया जिसमें हम उन जीवों का अध्ययन कर सकते हैं। अरस्तु को पुरातन वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनोमी अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को कहा जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो वो अरस्तु है। वर्गीकी मुख्यतः क्यों ज़रूरी है और इसका क्या महत्व है, ये हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। वर्गीकी हमारे भारतीय ग्रंथों में भी इसका विवरण मिलता है, जैसे सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता, चरक द्वारा रचित चरक संहिता और अन्य कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनके अंदर जो टेक्सोनोमी है, वर्गीकी है, उसके अंतर्गत जीवों को वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत किया गया है। तो हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम अरस्तु और जो लैटिन और बाहर के जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेक्सोनोमी के बारे में जो भी हमें नॉलेज दिया, उसके बारे में आज इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज़ के अंदर हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो अरस्तु हैं, उन्होंने सर्वप्रथम जीवों को उनके ब्लड के अकॉर्डिंग वर्गीकृत किया, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जा रही थी। उन कशेरुकियों को एनिमा ग्रुप में रखा और जिन कशेरुकियों में अकशेरुकियों को रखा एनिमा में और जिनमें नहीं पाई जा रही थी, और जिन कशेरुकियों में लाल रक्त कणिकाएं पाई जा रही थी उनको एनिमा ग्रुप में रखा। इसी प्रकार उड़ने वाले जंतुओं का वर्गीकरण किया और जो पक्षी उड़ने वाले जीव थे उनको उड़ने वाले और ना उड़ने वाले पक्षियों में डिवाइड किया। इसी प्रकार से उन्होंने जो जंतु थे उन्हें, जो कशेरुक जंतु थे उन्हें अंडे देने वाले, अंडज और बच्चे देने वाले जैसे मनुष्य, अन्य स्तनी, उनके अंदर डिवाइड किया। तो ये पहले जो बेसिकली जो वर्गीकरण किया गया था जीवों का, वो ज़्यादा उनके अंदर फीचर्स को उन्होंने शामिल नहीं किया। उनकी जितनी समझ थी उन्होंने अपनी समझ के अकॉर्डिंग उतना ही इनको जो वर्गीकरण, जो सामान्य लक्षण दिख रहे थे उनके हिसाब से वर्गीकृत कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे हमारी वैज्ञानिक सोच बढ़ती गई वैसे वैसे जीवों को अलग ढंग से अरस्तु ने उनकी बुक एनिमेलिया हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक जो बुक लिखी, उसके अंदर टेक्सोनोमी का वर्णन किया।
जो जंतुओं का वर्गीकरण था उनका वर्णन इस बुक में उन्होंने किया। अच्छा, जंतु के वर्गीकरण की और नामकरण की क्यों आवश्यकता पड़ती है? पृथ्वी पर इतने सारे जीव हैं, इनको हम वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए हमें इनको वर्गीकृत करना जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं हम इनके अरस्तु के बाद में आए एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है टैक्सोनॉमी में। इनकी योगदान को हम देखते हैं। टैक्सोनॉमी में इन्होंने लगभग ठीक है। इस प्रकार जो अरस्तु द्वारा वर्गीकरण दिया गया था, जीवों का वर्गीकरण किया गया था, वो अप्राकृतिक वर्गीकरण में आता है। और जो कैरोलस लीनियस द्वारा जो वर्गीकरण पद्धति दी गई थी और जो वर्गीकरण किया गया था, वो उसके पीछे वैज्ञानिक सोच थी और वो समानताओं असमानताओं पर आधारित था और उनके जीवों के बहुत ज़्यादा लक्षणों को लेके और उनको अध्ययन किया गया और उसके बाद में जीवों को वर्गीकृत किया गया। तो ये प्राकृतिक वर्गीकरण में आता है और अरस्तु का वर्गीकरण है जो अप्राकृतिक या कृत्रिम वर्गीकरण में आता है। उसके बाद एंग्लर और प्रेस्टले नामक दो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया वर्गीकरण जातिवर्तीय या फाइलोजेनिक वर्गीकरण में आता। लीनियस के बाद में आए एंग्लर और प्रेस्टलर नामक दो वैज्ञानिक, जिन्होंने जातिवर्तीय वर्गीकरण दिया, जिसमें जीवों के जातिवर्तीय संबंध को दर्शाया गया है। और जातिवर्तीय संबंध मतलब उनके उद्विकास और उनकी जो आंतरिक संरचनाएं, बाह्य संरचनाएं और बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर इन्होंने ऐड किए। ठीक है। और एक वैज्ञानिक थे जूलियन हक्सले, जिन्होंने न्यू सिस्टमैटिक शब्द दिया और उनके बाद में जातिवर्तीय जो वर्गीकरण प्रणाली है उनको आगे बढ़ाया और उनको आगे बढ़ा के जो आर.एच. व्हिटेकर नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पंच जगत प्रणाली वर्गीकरण की प्रणाली दी। और पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली में जीवों को 5 वर्गों में 5 जगतों में बांटा गया, जिनमें आते हैं जिनमें आते हैं 5 जगत है, जिनमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन 5 जगतों में आर.एच. व्हिटेकर ने जीव जगत को बांटा। ठीक है, जो जितने भी जीव है उनको 5 जगत में बांट दिया। फिर उनके बाद लीनियस ने भी जो जीव जगत है उनको 6 जीवों को 6 वर्गों में बांटा। तो 6 वर्ग कौन कौन से थे?
एनिमेलिया जो थे उनको 6 वर्ग में, 6 क्लासेस में, वर्ग मतलब क्लासेस में बांटा। तो 6 क्लासेस कौन सी थी? मैमेलिया हो गई, उनके बाद में मैमेलिया हो गई जिनमें स्तनधारियों को सम्मिलित किया। फिर उसके बाद में एव्स के अंदर उन्होंने लिनियस ने पक्षियों को शामिल किया जो, और उसके बाद में एव्स के बाद में एम्फीबियंस में सभी स्थल उभयचर थे, जल स्थलचर, उनको शामिल किया। उसके बाद में उन्होंने डिवाइड किया जो इंसेक्ट्स थे उनको, और वर्म्स को, इंसेक्ट्स, वर्म्स और पिसीज। जो पिसीज है उसके अंदर सभी मछलियों को, जलीय जीवों को शामिल, मछली जो जलीय है उनको शामिल किया। इस प्रकार से उन्होंने जो वर्म्स थे उनमें कर्मियों को शामिल किया। इस प्रकार उन्होंने लिनियस ने 6 वर्गों में जो जीव जगत जंतु थे उनको डिवाइड किया। वर्गीकरण में आगे हम देखते हैं वर्गीकरण का पदानुक्रम, अर्थात जैसे जीवों को उनके समूहों में, और हर एक समूह को हम टेक्सा, एक टर्म देते हैं टेक्सा, तो अलग अलग टेक्सा में डाल देते हैं। तो इससे अपन क्या है कि अध्ययन करने में सुगमता रहेगी। जैसे हर लेवल पे ये जगत एक टेक्सा है, संघ एक टेक्सा है, वर्ग एक टेक्सा है, तो अलग अलग ये टेक्सास में डाल देते हैं ताकि हम अध्ययन करने में हमें सुगमता रहे। तो लिनियस ने क्या किया कि सभी जीवों को वर्गीकृत करने के लिए उन्हें अलग अलग स्तर पे अलग अलग टेक्सास में ढाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं सबसे जो वर्गीकरण की इकाई थी सबसे छोटी, वो थी जाति। ठीक है, जाति को लिनियस ने वर्गीकरण की मूलभूत आधार, जो बेस होता है, वो जाति बनाया। ठीक है, जाति मूलभूत इकाई थी, और सबसे बड़ी इकाई वर्गीकरण की जगत रखा। इसके बाद में जो जाति थी, जातियों के जो समूह थे, जाति किसको बोलेंगे? एक जाति संकल्पना आएगी, वे जीव जो आपस में जनन करने योग्य हो और जो सामान्य परिस्थितियां या प्राकृतिक दशाओं में जनन करने योग्य जीवों का समूह जाति कहलाता है। लैंगिक प्रजनन भी हो सकता है। वैसे तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपनी अपनी थ्योरीज दी। इस जो जाति संकल्पना है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा पहले, वैसे चलते हैं हम। जो और ये मानव का एक वर्गीकरण का प्रारूप दिया लिखा है मैंने यहाँ पे, हम एक समझने के हिसाब से। तो पहले इसको हम जाति के बारे में समझेंगे, उसके बाद में हम और बाकी ऊपर के जो पदानुक्रमों में चलेंगे। जाति या स्पीसीज जो टर्म है, जो सर्वप्रथम जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने दी थी। उन्होंने बताया कि समान जनकों से उत्पन्न जीव समान जाति के होते हैं, ये उन्होंने सर्वप्रथम बताया। और ये जो जाति वाली टर्म है ये जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने दी थी। जो जाति की आधुनिक परिभाषा है जो मेयर ने दी थी। तो मेयर की जो जाति की परिभाषा है, जिसके अकॉर्डिंग जो आपस में प्रजनन करने वाले सजीव वो का समूह जो अपने समान संतति उत्पन्न कर सकते हैं, वो जैविक जाति कहलाएंगे या बायोलॉजिक स्पीसीज कहलाएंगे। ठीक है, ये मेयर ने बताया था। मेयर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया।